तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं शंकर कुमार एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्मिटजेक्स के सीडी प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पे आज हम कोशिश करेंगे कंक्लूड करने की अपने इस ग्लोबलाइजेशन को। ऑलरेडी अगर आपने देखा होगा तो कल के सेशन में हमने मोस्ट ऑफ द कंटेंट को कवर कर दिया था। थोड़ा बहुत जो कंटेंट बचा हुआ है आज हम उसको देख लेंगे और फिर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और साथ साथ सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी। और टाइम बचेगा तो हम कुछ फ्लैश कार्ड्स और क्विज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। और फाइनली ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आपका ग्लोबलाइजेशन का। और ये है आपके बुक नंबर 1 क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो बुक नंबर 1 है उसका लास्ट चैप्टर। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने बुक नंबर 2 का डिस्कशन। तो फटाफट आपको चलते हैं लेके ऊपर इस चैप्टर के जर्नी के रिवीजन के ऊपर। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन इस पूरे चैप्टर का जो कंटेंट है इस स्लाइड के जरिए आप देख सकते हो कि क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। इसके अंदर आप किन किन चीजों के जरिए देख रहे हो, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस की हम बात करते हैं, राइट। आपने वह बात की थी वर्ल्ड वाइड जो हमारे पास पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक और जो कल्चरल कंसिक्वेंसेस हैं हमारे इस ग्लोबलाइजेशन के तहत, वो भी हमने कल देखा था। तो फटाफट आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इज जस्ट नथिंग बट वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। और ये वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस कैसे स्टैब्लिश होता है भाई, जहां पे आप बात करोगे ये क्रिएट होता है उन सभी चीजों के फ्लो के जरिए जो कि है गुड्स सर्विसेज, जिन्हें आप कमोडिटीज बोलते हो, वहां पे आइडियाज और फिर कैपिटल्स का भी फ्लो होते हुए आप देखेंगे। और इसी के जरिए वो अपने आप को क्या करता है, ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, सस्टेन करता है और सर्वाइव करता है। ये हमारे पास डिफिनेशन हो गया किसका, ग्लोबलाइजेशन, राइट। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने एग्जांपल देखा कि हमारे दैनिक लाइफ में हम अगर बात करें तो अलग अलग लेवल पे आप अलग अलग तरीके से देखेंगे हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं। आपने बात की थी जनार्दन की, जो कि रात में जॉन बन जाते हैं। आपने बात की थी यहाँ पे मार्केट प्लेस में कैसे हमारे जो रामधारी बाबू हैं अपने बच्ची के लिए एक बाइसिकल खरीद रहे हैं जो कि चाइना मेड है, और उसके साथ साथ ये एक बारबी डॉल भी खरीदते हैं जो कि यूएसए मेड है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं सारिका की, जो कि एक पहली ऐसी लड़की है जो कि अपने घर के कल्चर को देखते हुए बाहर पढ़ने के लिए जा रही है, और वहां पे इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, ट्रेडिशनल वैल्यूज को अपने न्यू ग्लोबल रिलेटिव के साथ कनेक्ट करने की। तो ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे हम वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हैं सभी लोगों से। तो एट इट्स कोर ग्लोबलाइजेशन इज द स्टोरी ऑफ फ्लोज ऑफ व्हाट आइडियाज कैपिटल्स, दिस इज आइडियाज। यहाँ पे आप आइडियाज की बात कर रहे हो, यहाँ पे बात करते हो आप कैपिटल्स की, यहाँ पे बात करते हो आप कमोडिटीज की, कमोडिटीज की बात कर रहे हो, और यहां पे आपके लिए आ जाएंगे क्या, आपका लोग, पीपल आ जाएंगे। तो इन सभी चीजों का आपने देखा था मूवमेंट। ये आपको बताएगा कि कैसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही है, मूव कर रही है, राइट। चलिए अब फटाफट हम आते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, जनार्दन जॉन हो जाते हैं भाई, रामधारी के बारे में हमने देखा था, और सारिका के बारे में हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो आइडियाज, कमोडिटीज, कैपिटल और पीपल ये सारे मोशन में हैं, जिसके जरिए आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टिविटी मेंटेन होती है। सस्टेन क्रिएशन और इनका सस्टेन कैसे करते हैं वो भी आपने देखा था। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है टेक्नोलॉजी का रोल। तो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन ने ही इन सभी चीजों को हमारे लिए आज आसान बनाया। हम विद इन मोमेंट आप देख सकते हैं किसी भी चीज से कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि हम कैसे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फ्लोज की बात करते हैं। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि हमारी नीड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसे पहले तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। आप ग्लोबलाइजेशन तभी प्रैक्टिस कर सकते हो जब इसके नेसेसिटी को समझोगे। और नेसेसिटी मतलब हम समझते हैं ये कि हम दूसरे से कनेक्टेड है, वो हमसे कनेक्टेड है, ये रिकॉग्निशन पहले तो होना चाहिए। तो ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते तो आपने वहां पे बात की थी कि टेक्नोलॉजी एज द क्रिटिकल एलिमेंट, द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल अवेयरनेस विच इज जस्ट नथिंग बट रिकॉग्निशन। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के जरिए आपने देखा कि स्केल एंड स्पीड ऑफ ग्लोबलाइजेशन has become so much fast in a very short time with a very vast scale of informations. You can see everything is becoming easier and easier for all of us day by day. तो ये पॉइंट आपने देखा यहाँ पे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते तो हम बात करते हैं अपने 3 पिलर्स की। बेसिकली वो यहाँ पे सबसे पहला हो जाता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो किसी भी कंट्री के अंदर आप देखेंगे जैसे ही ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हुए देखते हैं, वहां पे बात आ जाती है कि गवर्नमेंट का रोल वहां पे क्या हो जाता है। तो हमने वहां पे देखे थे इसके कंसिक्वेंसेस हमारे लिए। अगर बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में इसके कुछ एक नेगेटिव व्यूज भी हैं, कुछ
इसके इंपैक्ट्स हैं, कुछ एक इसके वीकनेस है, कुछ एक यहाँ पे क्या है हमारे पास स्ट्रेंथ भी बन के आते हैं। तो आपको हमेशा देखिएगा हर चीज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में विद पॉजिटिव एटीट्यूड्स। और यहाँ पे आपने देखा था कि स्टेट कैसे अडेप्ट कर सकते हैं नई चीजों को और अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने देखा था और यहाँ पे उसके वीकनेस भी आपने देखी थी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हो तो उसी का आपने जिक्र देखा था, द शिफ्टिंग रोल ऑफ द स्टेट, द इरोजन ऑफ अ स्टेट कैपेसिटी एक में हो जाता है, जहां पे आप बात करते हो डिमेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन राइट। यहां पे बात करते हो मेरिट, यहां पे बात करते हो मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, राइट ना। तो दोनों आपके सामने रख दिए गए हैं, आपके सामने पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए किसी कंट्री के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को प्रभावित करता है। तो प्रभावित जब करता है तो वहां पे दोनों बातें आ जाती है, एक हमारे पास पॉजिटिव वे में हमें प्रभावित करता है, दूसरा नेगेटिव वे में हमें क्या करता है, इंपैक्ट डालता है। तो दोनों को आप क्या करेंगे वहां पे समझाएंगे, ये भी आपने देख लिया था। फिर हम बात करते हैं द सेकेंड पिलर, जहां पे आप देखोगे इकोनॉमिक डिबेट की हम बात करते हैं कि हमारे ग्लोबलाइजेशन के जरिए इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या क्या चैलेंजेस इसके जरिए क्रिएट की जा सकती है। अब इसके जरिए इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या क्या परिस्थितियां आ सकती है जिसको आप आराम से रिजॉल्व कर सकते हो। तो दोनों चीजें फिर से आ गई है। तो दिस इज मेनी पीपल आर यूज्ड टू से दैट दिस इज द पाथ टू प्रॉस्पेरिटी एंड सेम टाइम वी विल सी मेनी पीपल विल कम देयर एंड दे विल से दैट यस दिस इज द पाथ टू इनइक्वालिटी। दोनों चीजें आप देखोगे तो फिर यहां पे भी आपने डिफरेंशिएशन देख लिया। देखिए द आर्गुमेंट फॉर इंटीग्रेशन, द आर्गुमेंट फॉर सोशल जस्टिस, ठीक ना। दिस इज कंपेटिंग विजन्स ऑफ आवर इकोनॉमिक फ्यूचर। तो यहाँ पे भी देखेंगे, आपने देखा है कि यहाँ पे एक जगह हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की, आर्गुमेंट फॉर इंटीग्रेशन दिस विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे बात करते हो सोशल जस्टिस, जहां पे आप देखेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट राइज इन इनइक्वालिटी, राइज इन इनइक्वालिटी, राइज इन प्रॉस्पेरिटी। फिर से आपके सामने आ गया डिफरेंशिएशन दोनों का, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हो इकोनॉमिक क्वेश्चन अराइजिंग टाइड और अ न्यू कॉलोनिज्म, ये आपने देखा। यहां पे आप इसे समझ लीजिए कोलोनियलिज्म भी आप इसे बोल सकते हैं, कमिंग ऑफ कोलोनियलिज्म। इस एस्पेक्ट में आप समझ सकते हैं कि क्या ये एक तरीके के राइज लाइक ग्रोथ डेवलपमेंट आपके लिए लेके आ रही है या फिर से आपको लाइक कॉलोनियल बेड़ियों में आपको जगड़ने के लिए आ रहा है। तो दोनों पॉइंट्स फिर से आपने यहाँ पे देख लिया, ये भी आपके लिए 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक एस्पेक्ट्स की, जो कि इन्फ्लुएंस होता है काफी बड़े स्केल पे किसके जरिए, इस ग्लोबलाइजेशन के जरिए। वो क्या है भाई साहब, वो है हमारे पास लोगों का मूवमेंट। जैसे आपने बात की कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आपने देखा था कि वहां पे अगर सरकार तरीके से उसको हैंडल करती है तो वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकती है, मजबूत कर सकती है और बेटर तरीके से लोगों के सामने आ सकती है उनको गवर्न करने के लिए, राइट। बट सेम टाइम इफ दे डोंट एक्ट with respect to new changes, definitely they will be like a puppet for the MNCs। तो वहां पे अपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में देखा था। फिर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आपने देखा था कि अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हो दैट कैन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर यू, बट सेम टाइम इट कैन आल्सो ब्रिंग इनइक्वालिटी बिकॉज people, everyone in the society is not able to utilize the resources properly or in right manner, so obviously that will be a segregation of the society where few people will utilize the resources very properly, तो वहां पे उनके लिए डेवलपमेंट आएगा। सम पीपल विल बी अनेबल टू यूज रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, तो वहां पे उनके लिए क्या होगा, पॉवर्टी आएगी। तो यस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर विल स्टार्ट वाइडनिंग। तो ये भी हमने देखा कि इनइक्वालिटी आ रही है। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर बात करते हो तो हो सकता है आपके लिए क्या लेके आए कि आपके इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा स्टेबल तो बनाएगा, बट सेम टाइम आप देखेंगे आपका जो इंडियन मार्केट है या फिर किसी कंट्री का लोकल जो मार्केट है, इंडिजिनियस मार्केट है, वहां पे ये आपके लिए क्या करेगा, खड़ा करेगा प्रॉब्लम। जहां पे आप बात करोगे किसकी, वहां पे आप बात करोगे अल्टीमेटली उन सभी पॉइंट्स की जिसके जरिए आप हो सकता है कि फिर से कोलोनियलिज्म के का गुलाम बन जाओ, मतलब कोलोनियल लाइक फॉरेन कंट्रीज का क्या बन जाओ, गुलाम बन जाओ, जैसा कि हम 200 सालों तक ऑलरेडी उसके दंश को झेल रखे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने देखा। अब तीसरा फ्रंट हो जाता है हमारे पास जहां पे हम बात करते हैं लोगों की लाइफ कैसे अल्टर होती है बाय द
अराइवल ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, लोगों का लाइफ कैसे अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जहां पे हमने देखा कि हम जब टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाते हैं, जब हम कैपेबल हो जाते हैं, तो हम कहीं पे भी रह के काम कर सकते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में। तो हम आज के जमाने में देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स की, कल आपने बात की थी कि लोगों के साथ साथ अब गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ अब पीपल का भी मूवमेंट देख रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। दे आर नॉट नाउडेज गेटिंग कंसिडर्ड एज अ resource for any single country. Now everyone is getting considered as a resource for the whole world, because globalization means what? There should not be any barrier there. There will be uh, there will be an obstruction free environment, barrier free environment, where everything can have a free and fair means of movement, mobility available for all of these basic things and basic needs. तो यहाँ पे आपने इस एग्जांपल के जरिए देखा था कि कैसे ये बिंग बैंगलोर वाला कंसेप्ट आपके सामने रखा जा रहा था कि क्या कि जहां पे अगर कोई कॉल उठाता है अमेरिका के अंदर, तो वहां पे उन्हें या फिर साउथ अफ्रीकन वॉइस देखने को मिलेंगे या फिर देखने को मिलेंगे इंडियन वॉइस, और वो काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, काफी फ्रस्ट्रेट होकर तुरंत बोलते हैं कि कुड यू प्लीज कनेक्ट मी विथ एनी यूएसए गाइस, सो गॉस अगेन एन इंडियन, अगेन एन इंडियन, connect me to an American please. It's difficult to find the right response in situation of this kind. Same time, one can receive a call beginning on the lines of I spoke to a South African a few minutes ago and now I'm speaking to an Indian. तो ये सारे पॉइंट्स आप देखेंगे जिसके जरिए पता चलता है कि हम देख रहे हैं लोगों के भी मूवमेंट को। ग्लोबलाइजेशन हैज brought everything in our proximate area, proximate distance. So anything can be accessed बेस्ड ऑन आवर नीड्स। तो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे आप ह्यूमन रिसोर्स को भी कंसिडर कर रहे हो कि अगर जरूरत है तो आप किसी भी कंट्री के लिए काम कर सकते हो, किसी भी कंट्री आपको यूटिलाइज कर सकता है आपके पोटेंशियल को। सो दिस इज द मेन पॉइंट। पर यहाँ पे आपने देखा है कि सभी कंट्री प्रॉपर तरीके से इसे यूटिलाइज नहीं होने देते हैं, प्रॉपर तरीके से इसे चैनलाइज नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनके पास स्पेशली डेवलप्ड कंट्री के पास बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाते हैं जिसके जरिए स्पेशली ह्यूमन बींग्स के मोबिलिटी को वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लाइक आपने बात की थी अमेरिका की यूएसए के द्वारा जो भी गेम खेला जा रहा है H1B वीजा वाला, ये आप सभी को पता है। वीजा टैरिफ लगाते हैं वहां पे, लाइक लोगों को आने नहीं देते हैं, बहुत सारे ऐसे कठिन कठिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अराइवल के टाइम, तो आप क्या होंगे, डिमोटिवेट होंगे। सो दिस इज द मेन पॉइंट। अब हम बात करते हैं कल्चरल लेवल पे कैसे ग्लोबलाइजेशन हमें अफेक्ट करता है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, द मैकडोनल्डाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये है क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली जिसे बोलते हो आप होमोजिनाइजेशन, होमोजिनाइजेशन मतलब आप वर्ल्ड वाइड एक ही कल्चर को देख रहे हो प्रमोट होते हुए। और ये तब हो पाया जब आपने देखा कि भाई हर जगह आपको अगर मिल जाए, हर स्ट्रीट से लेके हर एक सिटी तक, हर एक विलेज तक अगर आपको दिख जाए मैकडी, तो कहीं से आप सरप्राइज नहीं होने चाहिए। रीजन इसका ये है क्योंकि आप देख रहे हो कि एमएनसीज ने इतना बड़ा पकड़ इस्टेब्लिश कर लिया है ग्राउंड लेवल पे कि हर जगह अपने आप को ही वो देख पा रहे हैं, उसके अलावा किसी और दूसरे के साथ वो सोच भी नहीं सकते हैं अपने कंपटीशन को देखते हुए आते हुए। तो इसीलिए ऐसे केसेस में देखते हैं आप होमोजेनाइजेशन को प्रमोट होते हुए, मोनोपोली क्रिएट की जाते हुए। तो सम आर्ग्यू दैट द पॉपुलैरिटी ऑफ अ बर्गर और ब्लू जींस इज ड्यू टू द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। जी हाँ, ये वेस्टर्न कल्चर है और आज के जमाने में बिल्कुल हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि हम हर वक्त जींस पैंट पहन के घूम रहे हैं, हमारा अपना कोई पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं है। हम अपने फॉरेन कल्चर को इतना अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लिए अपने डेली लाइफ में कि हम अपने कल्चर को भूल गए। हम अपने आपको कभी एज्यूम भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम क्या हैं, कुर्ता पैजामा या फिर धोती में दिखें। तो ये सारे अब मतलब काफी यूनिक तरीके से हमारे सामने रखे जा रहे हैं। अब इसका सिंपल सा रीजन हो जाता है कि हाँ, हो सकता है कि हम उनके द्वारा क्या किया जा रहे हो, ब्रेन वॉश किए जा रहे हो, या फिर उनके जाल में जो होता ना कि एडवर्टाइजमेंट वाला जो जाल होता है उसमें फंस गए हो, और इसी को बोलते हो आप क्या, मैकडोनल्डाइजेशन, ठीक है ना। So this is there because of this powerful influence of the American way of life. This is dangerous because it leads to shrinking of the rich cultural heritage of the entire globe. आपने देखा था कि सिर्फ अमेरिका का ही कल्चर नहीं है भाई, उससे ज्यादा बेहतरीन कल्चर वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज में आपको दिख जाएंगे, पर उनको आप क्यों नहीं देख रहे हो फॉलो करते हुए। लोग इसलिए फॉलो कर रहे हैं आपको क्योंकि अमेरिका स्ट्रांग है, तो वहां पे जो चीजें मानी जाती है कि जो प्रैक्टिस की जा रही है वो सभी के लिए अच्छा होगा, सुपीरियर मानते हैं हम उनको, रीजन इसीलिए कि हम उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। पर हमारा कल्चर
तो उनसे फार मोर बेटर है, हम उसको क्यों नहीं फॉलो करते? रीजन सिर्फ वहां पे यही आ जाता है, हम अपने आप को फिर अगर पुराने ट्रेंड के हिसाब से चलाएंगे तो हम माने जाएंगे कि हम इंफीरियर है। और यहाँ पे ये एक टैबू या फिर स्टीरियोटाइप्स वाली बात यहाँ पे उभर के आती है। तो द वर्ल्ड बिगिंस टू लुक मोर लाइक द डोमिनेंट पावर विशेष इट टू बी। तो वही आपने बोला कि एक डोमिनेंट पावर जैसा चाहता है आपको देखना, वैसा आप बन जाते हैं तो डोमिनेंट पावर आपको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो अमेरिकन विशेष अमेरिकन लोगों की मतलब अमेरिका जैसे कंट्री के लोगों की क्या विश रहती है कि हम पावरफुल है तो हमारे जैसा हम जो ट्रेंड लेके आएंगे बाकी के सारे वर्ल्ड वाइड कंट्रीज उसको फॉलो करेंगे। पर ये आप समझिए तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पावरफुल हैं। जिस दिन आप पावरफुल नहीं रहेंगे आपका इन्फ्लुएंस किसी काम का नहीं है। सो दिस इज द होल पॉइंट। तो यहां पे आपने देखा, ये बोल सकते हैं आप इसे क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, होमोजेनाइजेशन। बट यहां पे ये ग्लोबलाइजेशन का क्या हो गया? एक नेगेटिव इंपैक्ट हो गया, दिस इज नेगेटिव इफेक्ट। अब इसके बाद आप बात करोगे पॉजिटिव इफेक्ट की। ठीक है भाई, आप लेके आइए डेनिम जींस पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओवर आवर कल्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जींस लेके आइए, मैकडोनल्ड का बर्गर लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैकडोनल्ड का बर्गर भी खाएंगे और उसके साथ साथ अपना जो डेली में हम खाना खाते हैं रोटी चावल वो भी हम खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब खाएंगे। तो इसके जरिए आप देखेंगे एक नया कल्चर तैयार होगा जहां पे आप देखते हो कि हम जींस डेनिम जींस ही पहन सकते हैं। फॉरेन कल्चर की बात करते हैं तो क्यों ना हम डेनिम जींस के साथ कुर्ता पहने? कुर्ता हमारा अपना लोकल ट्रेंड हो गया, हमारा अपना कल्चर हो गया, उसके साथ हम डेनिम जींस भी पहन लिए। तो अब दोनों का क्या हो रहा है? एक इन्फ्यूजन हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, और ये हमारे लिए एक नया कल्चर प्रमोट करते हुए दिखेगा। और इसी को क्या बोलते हो आप? इनरिचमेंट ऑफ चॉइस। तो कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक। आपने एक चीज और यहां पे गौर किया होगा कि हर समय में कल्चर रिफाइंस इटसेल्फ, इट रिफाइंस इटसेल्फ, डिफाइंस एंड रिफाइंस इटसेल्फ बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द टाइम। तो यहां पे इसलिए देखेंगे ये स्टैटिक नहीं, हमेशा अपने आप को चूंकि रिफाइन करते रहता है, चेंज करते रहता है। तो भाई अगर कुछ नया आ रहा है तो क्यों ना हम उसके हिसाब से भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, और वो हमारे लिए इनोवेटिव है, हम उसको रोक भी नहीं सकते, राइट? सो यस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, परिवर्तन ही संसार का नियम, राइट? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कैन इनलार्ज आवर चॉइसेस। समझने वाली बात यह है कि ठीक है भाई, हमारे चॉइसेस, आपको हमने देखा आपका कपड़ा हमें अच्छा लगा तो हमारे लिए एक अल्टरनेटिव्स आ गए, एक हमारे पास ऑप्शन आ गया कि चलो हम लोग बाद में फ्यूचर में कभी उसको भी पहनेंगे। हमारे पास मान लो कि अपने कपड़े पहनने से हम थक गए, उब गए, मन भर गया, तो चलो वो भी अटायर हम पहन लेंगे, हमारा वहां से भी मन भर गया। तो हमारे लिए क्या हो गया? सिर्फ एक चॉइसेस बढ़ रही है, हमारे पास ऑप्शंस बढ़ रहा है। मतलब हम, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ब्लाइंडली हो गए हैं दूसरे कल्चर के गिरफ्त में, हम अपने लिए एक अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस मान के चल रहे हैं कि ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हम इस कपड़े को भी पहन सकते हैं, राइट? सो इट इज सिंपली एडेड ऑन। ब्लू जींस कैन गो वेल विद होम स्पन खादी कुर्ता, क्रिएटिंग अ यूनिक न्यू कॉम्बिनेशन दैट कैन इवन बी एक्सपोर्टेड बैक। अब ये इतना यूनिक हो जाता है कि बाद में फॉरेन कंट्री भी इसको क्या करते हैं? ट्रेंड के तौर पे पहनते हैं। आप आईपीएल में देखिए कि कैसे जो भी हमारे पास कमेंटेटर्स रहते हैं वो देखिए फॉरेन अटायर में आपको दिखेंगे, फॉरेन अटायर में ना देखिए आपको दिखेंगे कुर्ता पैजामा में, देखेंगे बंडी उंडी के साथ आपको दिखेंगे, तो ये कहां से? वेस्ट कोट में दिखेंगे आपको, जो कि इंडियन कल्चर है। तो आप देख रहे हो इन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब हमारा कल्चर भी लोग पसंद करते हैं। और वहां पे ये नहीं माना जाना चाहिए कि हम किसी के ऊपर थोप रहे हैं, हम ये कंपल्सन नहीं है, ये कोई कंपल्सन नहीं, हम उनके ऊपर कंपल्सन नहीं थोप रहे हैं, कंपल्सरी नहीं उनके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, बट उनके ऊपर क्या है? एक ऑप्शन आ गया, वो भी हमारे जैसा दिखना चाहते हैं। सो दिस इज द रीजन दे हैव ऑप्शन, दे कैन गो फॉर इट। सो दिस इज द होल पॉइंट। इसी को आप यहां से अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि द कल्चर क्वेश्चन अ ग्लोबल विलेज और अ ग्लोबल मॉल। तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन की आपने बात की थी, जहां पे आप देखा था, आपने देखा था जिक्र किसका? मैकडोनल्डाइजेशन। दिस इज जस्ट नथिंग बट होमोजेनाइजेशन। एक प्रोडक्ट को ही देख रहे हो सभी जगह, जिसके जरिए आप बात करोगे किसके? क्रिएशन ऑफ मोनोपोली की। हर जगह आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट दिख रहा है, मतलब क्या है? उसने क्या क्या मार्केट के ऊपर कब्जा स्टैब्लिश कर लिया। अब उसके लिए हो सकता है उन्होंने पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे कुछ ना कुछ तिगड़म भिड़ाई होगी, उसने क्या किया होगा? हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हैम्पर किया होगा, उनको मैनिपुलेट किया होगा कि उनको इतना अपॉर्चुनिटी मिले, मार्केट में उनको इतना स्पेस मिले। तो ये सारे ऑप्शंस कहीं से सही नहीं दिखते हैं, आपको अडॉप्ट करना आना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन हमें ये बताता है, ठीक है भाई, आपने हमें दिखाया कि हमें कपड़ा होना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तो करेंगे, पर अपने ट्रेंड को भी ध्यान में रखेंगे हम। तो द बर्गर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ मसाला डोसा। बर्गर क्या मसाला डोसा का सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? कभी नहीं। मसाला डोसा भी हम खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, ठीक है? सो इट सिंपली एडेड टू ऑन टू आवर फूड चॉइसेस, और इससे सिर्फ हमें पता चलता है कि भाई ये हमारे लिए क्या हो गया? फूड ऑप्शन के तौर पे हो गया।
कंपल्सन नहीं हो गया कि दिन रात हम सिर्फ क्या खाएंगे, बर्गर ही खाएंगे, ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी वहां पे ग्लोबलाइजेशन के जरिए सीख रहे हो तो हमेशा दोनों इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या हो गया कि आप बिल्कुल डायरेक्टली उनसे इन्फ्लुएंस हो गए हो, अपना कल्चर अपना रूट सभी को खो दिए हो। अब अगर हम इसके पॉजिटिव इंपैक्ट की बात करेंगे, अफेक्ट की बात करेंगे, तो यहां पे इसका मतलब सीधा सा होता है कि भाई हमारे लिए वो एक ऑप्शन के तौर पे आ रहा है, चाहे फूड के तौर पे हो जाए, चाहे हमारे अटायर के फॉर्म में हो जाए, हम अपने लिए क्या मान के चल रहे हैं उसे एक ऑप्शन, कि हमारे पास तो अपना एक रिच हेरिटेज है, रिच कल्चर है, हम उसको फॉलो करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो उसको भी कभी कभी हम पहनेंगे, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ब्लाइंडली होमोजेनाइजेशन को फॉलो करेंगे, नहीं भाई सबसे अच्छा क्या है, मैकडोनल्ड का बर्गर ही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। द काउंटर आर्गुमेंट इज दैट ग्लोबलाइजेशन मेक्स ईच कल्चर मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। External influences enlarge our choices and create unique new combinations. Cultures are not static, they adapt and innovate. They refine themselves by adapting and innovating themselves, right? So this is the cultural aspects which is also getting affected by the globalization. So the cultural crossroads, a uniform world or a hybrid future, right? So globalization affect us in our homes, in what we eat, drink, wear and think. The central fear is that it poses a threat to cultures, leading to the rise of uniform culture. But is that the whole story? हमें उनसे डर क्यों लगना चाहिए? हमें तो डर नहीं होना चाहिए भाई कि हम सिर्फ उनके कपड़े को क्यों पहने, हमारे पास अपना कपड़ा है, आप उसमें पहन के घूमिए, राइट। सो कल्चरल होमोजेनाइजेशन का डर होता है, कल्चरल हेटेरोजेनेशन ये हो जाता है हमारे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इसका, और ये हो जाता है हमारे पास जो फियर होता है, अप्रीहेंशन होता है कल्चरल होमोजेनाइजेशन का, होमोजेनाइजेशन वो गलत है, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर एक केस स्टडी की, इंडिया जर्नी विद ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया वाज यूज्ड टू एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल्स to Europe during colonial period, and we were used to have imported goods there, and because of that you can see, you know very well that what happened there. We had a crisis that our Indian industries just started collapsing because of this habit. So the colonial legacy, flows of capital, commodities, ideas and people are not new to India. During the colonial period, India was primarily exporter of raw materials and a consumer of finished goods from Britain. Yes, and that led to what? Downfall of our इंडियन मार्केट। पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोटेक्शन की बात करोगे तो हमने यहां पे देखा था कि हमारा इंडिजीनियस मार्केट क्या हो गया, कोलैप्स। इंडिजीनियस जो मार्केट था वो क्या हो गया भाई, इंडिजीनियस मार्केट क्या हो गया भाई, वो कोलैप्स हो गया, कोलैप्स्ड। तो इसको लेके जब हम आजाद होते हैं तो काफी कॉशियस रहते हैं, अपने मार्केट को हम क्या कर रखते हैं, क्लोज इकोनॉमी मान के चलते हैं। So after independence, saved by the colonial experience, India pursued a policy of protectionism, जिसे आप बोलते हो क्या भाई, closed economy. We tried to make everything in India itself, right? So yes, this was getting called as protectionism. The goal was self-reliance, to make things ourselves and limit imports, so local producers could grow. However, this led to sluggish economic growth and underinvestment in critical sectors like health and primarily education. And yes, we have also faced the problem of balance of payment, right? So that was the point. तो अपने दो फेजेज को देखा, कॉलोनियल लेगेसी की बात की और उसके बाद वाले परिस्थितियों की बात की। यहाँ पे अब काफी लंबे अरसे तक 1947 से लेके 1992 तक का जो पीरियड देख रहे हो, वी वेर मिक्स्ड इकोनॉमी, स्लाइट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सोशलिज्म, everything was trying to get produced within Indian territory, और वो हमारे लिए क्या हो गया, काफी पैथेटिक सिचुएशन हमें क्रिएट करके दे दिया। हमारे पास आपको पता है कि हम उस वक्त इससे लेके अभी भी क्या करते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइक कंज्यूमर है किसके, क्रूड ऑयल की। आप क्रूड ऑयल के लिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर रिलाय कर रहे हो, तो वो क्रूड ऑयल खरीदो कैसे भाई, डॉलर के रिस्पेक्ट में। आपके पास चीजों को आप जब ना एक्सपोर्ट कर रहे हो ना इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपके पास क्या हो गया, करेंसी का खरीद, तो एक्सपोर्ट तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ चीजों को प्रोक्योर कर रहे हो, इंपोर्ट करोगे मतलब पैसा आपका बाहर जाएगा, तो वन साइडेड जो ट्रेड हो रहा है ना, वो आपके लिए लॉस होगा, और वही होता है। और फाइनली वहां पे हमारे पास एक आई ओपनिंग इंसिडेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, जिसके जरिए हम मार्केट को ओपन करने के लिए विवश हो जाते हैं, राइट, ये हमने देखा था। चलिए ग्लोबलाइजेशन के जरिए ही अपने मार्केट को हम देखते हैं। अब
ओपन इकोनॉमी के तौर पे, और वहां पे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की आप बात करते हो, राइट। तो अ केस स्टडी, इंडिया जर्नी विथ ग्लोबलाइजेशन, द कॉलोनियल लेगेसी, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोटेक्शन एंड द 1991 रिफॉर्म्स। यहां पे आपके लिए दिखेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, राइट। और इसके बाद आपका पीरियड जो आएगा वो हो जाएगा टिल नाउ वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी having slight inclination towards capitalism, capitalism, right। इस फेज में बात करते हो तो इस फेज में ये हो गया आपका 1947, ये हो गया आपका 1991। इस फेज में आप देखोगे that time also we were mixed economy, we were mixed economy, but everything was the responsibility of government, or such kind of and such type of government is called as गवर्नमेंट ऑफ सोशलिस्टिक स्ट्रक्चर, सोशलिस्ट, सोशलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है ना। जहां पे गवर्नमेंट सारी चीजों को आपके लिए क्या करेगी, उपलब्ध कराएगी, वो सोशलिज्म कहलाएगा। और ये हमारे लिए क्या हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया। फाइनली हमने 1992 के जाके 92 के उस क्राइसिस के बाद मार्केट ओपन किया और चीजें बदल गई, ठीक है ना। तो ये फेज आप ध्यान रखेंगे। तो द 1991 शिफ्ट embracing the global economy, this is coming of LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 के बाद हमने ये शिफ्ट लाया है अपनी कंट्री के अंदर। The ultimate test is not high growth rates but making sure that the benefits of growth are shared so that everyone is better off। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए 1991 तक हम लोग क्या थे, ऑलमोस्ट क्या थे, स्टैग्नेंट हो गए थे, स्टैग्नेंट इकोनॉमी था। यहाँ पे इकोनॉमी जो देख रहे थे वो क्या हो गई थी भाई, स्टैग्नेंट हो गई थी। यहाँ पे रैपिड ग्रोथ आप देखोगे, कब हुआ भाई, रैपिड ग्रोथ हुआ है 1991 के बाद। और ये जो पीरियड है, दिस इज द पीरियड मिक्स्ड इकोनॉमी विथ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। ये जो फेज है भाई, यहां से लेके इस फेज की बात करते हो तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में बताया आपको। वो क्या डिपेंड करता है, सोशलिज्म, जहां पे गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारी चीजों को प्रोड्यूस करो इंडिया के अंदर। और वो एक बहुत बड़ा बर्डन था, लोग गवर्नमेंट प्रोड्यूस करने में लग गई चीजों को, और वहां पे लोगों के हित के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वहां पे उनको चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पे ध्यान देना चाहिए था, और जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी चीजों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वहां पे हमारा पॉपुलेशन काफी पीछे चला गया, राइट। सो वॉइस फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स, द कॉल सेंटर एक्सपीरियंस, ये आपने देखा ही था। दिस इज रंजीता उर्स हिंदू 2005 में बात बोलती है कि आपने देखा था कि कैसे अफ्रीकन और इंडियन लोगों से वो जो वुमेन कॉल उठाती है वो काफी फेडअप हो गई है, बोलती है कि नहीं, फिर से अब मैं इंडियन और अफ्रीकन से बात नहीं करना चाहता हूं, प्लीज करेक्ट मी विथ यूएसए गाय। तो रेजिस्टेंस एज ग्लोबल, रेजिस्टेंस इज आल्सो ग्लोबल। जहां पे हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे हम ट्रेड की, अब वहां पे इसके अगेंस्ट देखेंगे, इसके साइड इफेक्ट्स भी है हमारे पास, जहां पे बात करते हो किसकी, रेजिस्टेंस की। मेन आइडिया क्या है भाई, ग्लोबलाइजेशन इज अ हाईली कंटेंशियस सब्जेक्ट। इट इज इंपॉर्टेंट to note that anti-globalization movements are not isolated. They participate in global network allying with the like-minded groups in our other countries. तो जहां पे भी लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं, सब लोग एक साथ आ जाते हैं और ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट बात करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, कोर ऑब्जेक्शन क्या है, मेनी मूवमेंट्स आर नॉट अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर से, बट टू अ स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्हिच दे व्यू एज अ फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म दैट बेनिफिट्स द रिच एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर। सभी चीजें नहीं क्रिटिसाइज की जाती, बट कुछ चीजें जहां पे आप देखेंगे कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट या फिर बेनिफिट्स रिच लोगों को, वहां पे ये लोग क्या करते हैं, खड़ा होते हैं और पुअर लोगों के हित में क्या करते हैं, बात करते हैं, और वहां पे इनका वॉइस अगेंस्ट रहता है किसके लिए, लाइक रिच कंट्रीज के लिए। तो दिस इज अ ग्लोबल डायलॉग ऑफ डिसेंट, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। तो इट इज कंटेंशियस, ध्यान रखेंगे, a specific program of it which they see as a form of imperialism। सभी चीजों के खिलाफ नहीं हो, बट कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम के खिलाफ हुए हैं। The left wing critic क्या है भाई, they argue that contemporary globalization is very very important है ये पार्ट, ठीक ना। phase of global capitalism that makes the rich richer and the poor poorer। आपने देखा कि इंडिया ने भी कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, जिसके जरिए रिच लोग और रिच हो गए, पुअर लोग और पुअर हो गए, राइट। तो यही हो रहा है। तो वीकनिंग ऑफ द स्टेट रिड्यूसेस इट्स कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट द पुअर। और स्टेट भी यहाँ पे अल्टीमेटली गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट भी क्या होते जा रहे हैं, पुअर होते जा रहे हैं, जिसके जरिए आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे हमारे
पुअर लोगों के लिए काम करने के लिए फंड नहीं बच पा रहा गवर्नमेंट के पास। दूसरा, द राइट विंग क्रिटिक क्या है कहना, express anxiety over political, economic and cultural effects. They fear the weakening of the state, want to return to self-reliance and worry that traditional culture and values will be harmed. दोनों यहाँ पे लेफ्ट और राइट विंग दोनों का अपना अपना व्यूज है। दोनों किसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं भाई, अपना डिसेंट, अपना डिसएग्रीमेंट लेके आ रहे हैं किसके अगेंस्ट, इस ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट। दोनों का व्यू किसके अगेंस्ट है, बोथ आर अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, यहां पे आपने बात की है इसकी। राइट विंग का मानना है कि हमारा अपना कल्चर बेहतर था, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। लेफ्ट विंग का मानना है कि भाई कल्चर की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रिच और पुअर की, जहां पे जो रिसोर्सेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे चूंकि कैपिटलिज्म को प्रमोट करो, जहां पे ऑब्वियसली देयर विल बी एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, रिच विल बिकम मोर रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर। तो इसको हमें क्या करना है, मैनेज करना है। तो इसके लिए हमारा क्या है, कंसर्न है। तो ये बातें आपने देख ली। सो द प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, so it is important। अब आई थिंक ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने को है। हाँ, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, this is important to note that the anti globalization movement to participate in global network aligning with those who feel like them in other countries. So widespread protest at the World Trade Organization's ministerial meeting alleged unfair trading practices by economically powerful states. It was argued that the interests of the developing world were not given sufficient importance. That's true। हमने बहुत बार इसके बारे में बात किया कि वर्ल्ड ट्रेड जैसे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर वहां पे पार्सलिटी वाली बात की जाएगी तो फिर वो चीजें सही नहीं है। तो इसलिए वर्ल्ड के सारे जो वन माइंडेड है, सिंगल माइंडेड है, वो एक साथ आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड के अगेंस्ट क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए वो कब है भाई, मिनिस्ट्रियल मीटिंग जब हो रहा था वहां पे। A global platform bringing together human rights activities, environmentalists, labor, youth and women activists opposed neoliberal globalization first held in Brazil in 2001 with recent meetings in Mumbai 2004 and Nepal 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ये सारे भी सिंगल माइंडेड लोग हैं जो कि क्या है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लाइक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लेबर यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट हैं। दे अपोज नियो लिबरल, जो नया जो ग्लोबलाइजेशन आ रहा है जहां पे सिर्फ कैपिटलिज्म की बात करते हो उसको वो अपोज करते हैं। और ये मीटिंग 2001 में पहली बार हुआ था ब्राजील के अंदर, फिर मुंबई में हुआ 2004 में, और 2024 में कहां पे हुआ, हमारे नेपाल काठमांडू में हुआ। तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द फ्रंट लाइंस ऑफ द डिबेट, द बैटल इन सिएटल 1999 की बात करते हो, आपने देखा था जहां पे इसी को आप देख रहे हो जिक्र किए जाते हुए। 1991 में आपने देखा था कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग हो रहा था, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो गया। वहां पे वर्ल्ड के सारे लोग जो सिंगल माइंडेड थे यहाँ पे आके वो बात रखते हैं कि भाई क्यों सिर्फ प्रेफरेंस दिया जा रहा डेवलप्ड कंट्रीज को ही, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर। तो ये बात आपने देखी। और काउंटर प्लेटफॉर्म वर्ल्ड सोशल फोरम, जहां पे आप बात करते हो कि 2004, 2024 और सबसे पहले 2001 में जो न्यू ग्लोबलाइजेशन होता है उसके अगेंस्ट हमारे पास एनवायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ और वुमेन एक्टिविस्ट आके क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका आपने देखा 3 सेशन ऑलरेडी हो रखा है, 2001 में, 2004 में और 2024 में। सो दिस इज द होल पॉइंट। मैं बात कर रहे हो वर्ल्ड सोशल फोरम की, और यहाँ पे बात कर रहे हो आप WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग सिएटल 1919 के प्रोटेस्ट की, राइट। सो रेजिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट, आपने ऑलरेडी इसकी बात की है। यहाँ पे आपने देखा है कि लेफ्ट विंग क्या चाहते थे भाई, लेफ्ट विंग चाहते थे कि वहां पे जो गैप है रिच और पुअर का वो ब्रीज होना चाहिए, ना कि भरना चाहिए, ना कि वो फैलना चाहिए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल, एमएनसी के अगेंस्ट है ये एमएनसी के अगेंस्ट इनका मानना है कि अगर ये आएंगे तो क्या होगा, हमारा लोकल जो इंडिजिनियस मार्केट है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इनका होगा कल्चरल बैकग्राउंड पे, कल्चरल लाइक ग्राउंड पे क्या होगा, ये अपोज करेंगे ग्लोबलाइजेशन को। वो कौन है भाई, हमारे लाइक राइट विंग वाले पीपल हैं, जो कि देखिए मंदिर में बिलीव करते हैं। दिल जैसे लव ओपन जो होता है इस पे वो बिलीव नहीं करते हैं। टीवी भी मत देखा करो, ऐसी वो बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि आप यहाँ पे देख रहे हो। सो दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव, fear of a state weakening but primarily focused on cultural effects, objections to foreign TV channels, celebration of Valentine Day नहीं होना चाहिए, and the westernization of dress for students, these things are getting what do you say, like protested, right? तो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ मोनोलिथ। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे, हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन एक मोनोलिथ नहीं है, फिक्स नहीं है, ये चेंज होता है। इट इज वेरी मच like dynamic, it is not a static. To understand globalization we must avoid simple conclusion and pay attention to the specific context. It is not purely economic, it is multi-dimensional phenomena, political, economic और cultural। आपने ऑलरेडी इसके बारे में बात की।
It is not a static and not purely economic. Here, if you talk about globalization, it means we are talking about political background, we are talking about economic as well as social and cultural aspects too. फिर बात करते हैं, it is not just westernization. Here you are going to talk about like a McDonald worker. Along with that, you are also talking about क्या बोल सकते हो, मसाला डोसा. So why are you worrying? So this is not a matter of overthinking. This is the matter of choices. This is like an alternatives, options you are getting from this globalization. So it is not just about the rich influencing the poor. The direction of influence can be complex and multi-directional. सिर्फ rich और poor की बात नहीं है, multi-dimensional यहाँ पे aspects हो सकते हैं. So the conversation continues. The critical question is not whether globalization will continue, but on whose terms and whose interest. तो globalization continue करेगा, ये यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पे globalization continue करेगा किसके हिसाब से और किसके इंटरेस्ट के हिसाब से, ये मैटर करता है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे अनफिनिश्ड स्टोरी के तौर पे यहाँ पे देख रहे हो. दिस इज वर्ल्ड इन कांस्टेंट फ्लक्स बट सो द ग्लोबल डायलॉग शेपिंग इट्स फ्यूचर. यहाँ पे ये हो जाता है चैप्टर कंप्लीट. हम देखेंगे फटाफट इसके कुछ एक क्वेश्चंस को. तो ये है आपका भाई साहब पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन. हम यहाँ पे लेके चलते हैं आपको आपके पॉलिटिकल साइंस के PYQs के ऊपर. फिर हम देखेंगे यहाँ पे इस चैप्टर के क्या बोल सकते हो आप क्वेश्चंस. वहां पे कौन कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, जरा गौर कीजिएगा. लास्ट टाइम मैंने मेन डिस्कशन के दौरान इसको बोला था कि हम रिवीजन के टाइम डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज इसे हम क्या करते हैं देख लेते हैं. ये है पॉलिटिकल साइंस, ये है आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन. यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका PYQ 2024-25 का. ठीक है ना. तो आप आराम से वेबसाइट के ऊपर जाके, CBSE वेबसाइट के ऊपर जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा सकते हैं. मेन क्वेश्चंस भी रहते हैं और आपके क्या बोल सकते हो आप जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं वो सारे भी क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे. तो आप मस्ट आपके लिए ये सारी चीजें करना. आप अगर बेहतर स्कोर करना चाहते हो, दैट इज द ओनली ऑप्शन. यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट. चलिए सेंटिलेसिया इससे नहीं रिलेटेड है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ब्रेकिंग डाउन द वर्ल्ड वॉल हटा दीजिए, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है भाई साहब. चलिए अगला क्वेश्चन है एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन हटा दीजिए. वर्ल्ड बैंक ये भी हटा दीजिए. The cultural consequences of globalization are always negative. आ गया एक क्वेश्चन भाई साहब. चलिए फटाफट अब लेके चलते हैं आपको अपने इस क्वेश्चन के ऊपर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आप देख लो. ये दोनों क्वेश्चन 5 और 6 दोनों अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई कि ये आपके इसी चैप्टर से आया हुआ है. तो PYQ के अंदर आपने देख लिया 2 क्वेश्चन एक ही साथ आ गए हैं इस चैप्टर से. क्वेश्चन क्या है भाई, दोनों दिखा देते हैं आपको. क्या देखोगे आप, चलिए. तो ये हो गया आपका PYQ 2024-25. जहां पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन देख रहे हो आप, असर्शन रीजन से आ रहा है. तो द कल्चरल कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ऑलवेज नेगेटिव. नहीं, आपने नेगेटिव तब लिया था जब आपने देखा था कि आपका कल्चर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, जिसे आपने बोला था मैकडोनल्डाइजेशन, होमोजिनाइजेशन, जहां पे बाहर का कल्चर काफी खतरनाक है, जिसे बोलते हो वेस्टर्नाइजेशन. वेस्टर्नाइजेशन आपको क्या, आपके कल्चर को क्या कर दिया, ओवरशैडोड कर दिया. आपका कल्चर एग्जिस्टेंस अब नहीं करता, तब ये खत्म है, तब ये क्या है, खराब है. तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट कहलाएगा और वहां पे ग्लोबलाइजेशन सही नहीं है. पर अब हम दूसरे एस्पेक्ट में बात करें तो आपने देखा था कि हमारे पास ग्लोबलाइजेशन के जरिए अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं. आप वेस्टर्न कल्चर को भी देख सकते हो, फॉलो करना है तो करो. आप कुर्ता के साथ जींस पहन रहे हो तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, आपका अपना कल्चर भी, आप वेस्टर्न भी कहला गए हो. तो दोनों चीजें इसे बोलते हैं चॉइस के तौर पे. तो ये स्टेटमेंट गलत है. इट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव. sometimes globalization enlarges our choices and sometimes modifies our culture. So yes, this is correct. So assertion के अंदर अगर देखते हो तो पॉइंट गलत है. assertion is false but reason is true. तो यहाँ पे हमारे पास डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, राइट. अभी अभी आपने पढ़ा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statement is true about globalization? Globalization was promoted by the United Nations. Globalization is an economic phenomena only. नहीं, अभी आपने पढ़ा कि ये सिर्फ इकोनॉमिक फिनोमेना नहीं है. This is associated with political as well as cultural background too. So globalization is against the rich people. नहीं भाई साहब, globalization is caused by advanced technology. ये सबसे पहले आपने यहीं से वो चैप्टर स्टार्ट किया कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं कि किसने इसे प्रमोट किया, तो देयर विल बी वन एंड ओनली वन थिंग. देयर यू हैड टॉक्ड अबाउट
द सिग्निफिकेंस एंड ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। स्केल एंड स्पीड की आपने बात की थी कि कैसे हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे कम समय में हम अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो ओनली वन थिंग दैट कैन मेक सच थिंग्स पॉसिबल, दैट इज कमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। सो यस, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई साहब। और कोई क्वेश्चन है क्या? स्टेट विच वाज क्रिएटेड इन 1952, ये तो यहाँ से रिलेटेड नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी हटा दीजिए, यहाँ से नहीं है। राजेंद्र प्रसाद भाव ये भी नहीं है, दीनदयाल उपाध्याय ये भी नहीं है, एग्रीकल्चर ये सारे यहाँ से तो एसोसिएटेड नहीं है। अब आ गए हम शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो एक्सप्लेन द टर्म आसियान वे, नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है भाई साहब। एनालाइज द नीड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ये भी आपने देखा यहाँ से एसोसिएटेड नहीं है। एक्सप्लेन टू इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि इसका नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताइए, आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि कंसिक्वेंसेस बताइए। तो आपको दोनों हमने बताया है। आपको याद होगा कि नेगेटिव के तौर पे आपने देखा था कि ये हमारे इकोनॉमी के अंदर जो स्पेशली राइट और लेफ्ट विंग की आपने बात की थी ना, कि उन्हें फियर होता है कि हमारे पास कंसिक्वेंसेस के तौर पे ये जो गैप है हमारे पास रिच और पुअर का, वो क्या हो जाएगा, वाइडन हो जाएगा। एमएनसी जब आएंगे तो हमारी इंडिजिनियस जो मार्केट होगी वो खत्म हो जाएगी। दो कंसिक्वेंसेस अगर नेगेटिव में देखेंगे तो ये हो जाएगा। और पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस की बात करोगे तो आपने देखा था कि एमएनसी के साथ लाइक नॉलेज भी आता है, उनका टेक्नोलॉजी भी आता है, एफडीआई भी आती है, ये सारी भी चीजें आएंगी। उसके साथ ग्लोबलाइजेशन के जरिए और ये आपने देखा था कि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो इंप्रूव होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। 2 मार्क्स से तो 2 ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 2 नेगेटिव पॉइंट्स आप लिख देंगे, आराम से वो बात कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो कांग्रेस नोन एज द रेनबो लाइक सोशल कोलिशन, ये भी हटा दीजिए। मिनिस्टर ऑफ इंडिया होकर प्राइम मिनिस्टर, ये भी हटा दीजिए। अब हम आ गए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। शॉक थेरेपी क्या था? कोल्ड वार, नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, डिस्क्राइब एनी 4 रीजंस फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडिया, गांधी, इंदिरा गांधी, ये भी हटा दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस यहां से है नहीं। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, ये भी हटा दीजिए। फिर ये सारे क्वेश्चंस भी यहां से नहीं है भाई साहब, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए। ये हो गया आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ये आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। चलिए ये भी आपने देख लिया। अब आ जाते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो इंडिया पाकिस्तान नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, ये भी इससे रिलेटेड नहीं है। अगेंस्ट आउटसाइडर्स इन असम, ये भी हटा दीजिए। एक्सप्लेन क्रूशियल इश्यूज ऑन विच ब्रॉड एग्रीमेंट पॉलिटिकल, ये भी हटा दीजिए। चलिए इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा यहां से, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास हमारा क्या भाई, दो 4 मार्क्स, 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन और 2 एमसीक्यू, एक मार्क्स का, टोटल 4 मार्क्स आपने देखा। हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर आया था। अब हम बात करते हैं भाई सैंपल पेपर की। अब हम बात करते हैं किसके, सैंपल पेपर की। हम सैंपल पेपर देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स का हो गया, ये हो गया इकोनॉमिक्स का, ये हो गया हमारा स्टडी मटेरियल का हो गया, ये यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का है, ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का मार्किंग स्कीम, और ये हो गया आपका पेपर। चलिए तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये तो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, डेफिनेटली आप आराम से समझ सकते हैं। एजेंडा 21 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी यहाँ पे हटा दीजिए, इससे रिलेटेड नहीं है। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये भी हटा दीजिए भाई साहब। ग्लोबल सिक्योरिटी इमर्ज्ड इन, ये भी हटा दीजिए, ग्लोबलाइजेशन से एसोसिएटेड है। G8 ये भी हटा दीजिए। फॉरेन पॉलिसी हटा दीजिए। राम मनोहर लोहिया हटा दीजिए, यहाँ से इससे रिलेटेड नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव, ये भी हटा दीजिए। शेख अब्दुल्ला यहाँ से हटा दीजिए। पंजाब, 12 क्वेश्चन हो गया। एमसीक्यू के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं आया सैंपल पेपर के अंदर, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, हम अगले स्लाइड में जा रहे हैं क्योंकि वहां पे सिर्फ सैंपल पेपर के क्वेश्चन होंगे। चलिए सेक्शन बी में हम आ जाते हैं। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है, उसको आप हटा देंगे, यहाँ से रिलेटेड नहीं है। तो प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन मालदीव, ये भी हटा देंगे। ट्रेडिशनल नोशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, भी हटा दीजिए। मंडल कमीशन, वन पार्टी डोमिनेंस, ग्लोबल पॉवर्टी, ये भी हटा दीजिए। अब आ जाइए आप सेक्शन सी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय इंडिया अंडर जवाहरलाल नेहरू, ये भी हटा दीजिए। रीजनल डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट, ये भी हटा दीजिए। ऑल्दो इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशंस, ये भी हटा दीजिए। हाईलाइट एनी टू पॉजिटिव नेगेटिव फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, ये भी हटा दीजिए। आ गया क्वेश्चन। चलिए एनालाइज एनी 2 कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपने यहां पे देखा। ये जो क्वेश्चन है
ये आपका है सैंपल पेपर 2025-26 का, अभी रिसेंटली आई थिंक सितंबर अक्टूबर के आसपास सीबीएसई ने रिलीज किया था। तो दो कॉजेज क्या है ग्लोबलाइजेशन, दो कॉजेज क्या है ग्लोबलाइजेशन के, ये पूछा जा रहा है आराम से। अभी अभी आपने देखा, इसको हमने डिस्कस किया। दूसरा, अगर ये नहीं करना चाहते तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेलफेयर स्टेट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय मार्केट, एनालाइज द रीजंस फॉर दिस चेंज। ये आपने देखा था इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस की हम बात कर रहे थे, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की आप बात कर रहे थे। जहां पे आपने देखा था कि नेगेटिव कंसिक्वेंसेस में अभी अभी एक क्वेश्चन आपने देखा है कि वो प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हुआ था कि अगर जो राइट विंग की बात, लेफ्ट विंग की बात करते तो उनका सीधा कहना है कि भाई अगर हमारे पास गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आप सीधा सा समझ सकते हो कि वो कभी कभी एमएनसीज के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हैं, तो उनका अपना क्या होता है, पावर खत्म हो जाता है। और आपने शुरू में भी देखा था कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे आप क्या हो सकते हो, स्ट्रांग अपने आप को कर सकते हो, स्ट्रांग कर सकते हो, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है आपके लिए टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों के जो नीड्स है उसके बारे में बताता है, और उसके ऊपर आप काम करते हो तो लोगों के हित में आप काम करते हो। ये बात यहां से समझनी चाहिए। तो यहां पे ये आप डिफाइन कर सकते हो। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जो सबसे पहले आपने देखा था, जिसके बारे में हमने यहां पे बात की थी, देखिए सबसे पहले ही आपने देखा था पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल टेंशन। तो कंसिक्वेंसेस में ये दोनों आ जाएंगे, या फिर आपके लिए आपका जो हमारा इकोनॉमी है, सॉरी जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट वहां पे वीकेन हो सकती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर अडेप्ट करती है चीजों को, नए नए टेक्नोलॉजीज को, नए नए पॉइंट्स को, नए नए लाइक इंफॉर्मेशन को, तो वो अपने आप को स्ट्रेंथन भी कर सकती है। ये सारे पॉइंट्स वहां पे लिखेंगे। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, तीन इधर आराम से आराम आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप यहां पे ये पॉइंट भी लिख सकते हो भाई, इकोनॉमिक फ्यूचर के अंदर ग्रेटर ग्रोथ फॉर वेलबिंग। देखिए यहां पे वेलबिंग की हम बात करते हैं ना, यहां पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तो यहां पे इस पॉइंट को भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो पॉलिटिकल के साथ साथ आपको यहां पे इंटीग्रेट करना है किसको, इकोनॉमिक व्यूज को, जिसके जरिए आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन लाया जाता है। तो दोनों के कंसिक्वेंसेस आप बताएंगे, एक तरफ आप प्रॉस्पेरिटी ला रहे हो, वेलबिंग की बात करते हो, दूसरी साइड बात करते हो रूइनिंग फॉर द वीक। तो ये आपको यहां पे पूछा नहीं जा रहा, आपको पॉजिटिव वाला पार्ट बताना सिर्फ, तो आपको ये बताना है। और यहां पे हाँ, पास्ट टू प्रॉस्पेरिटी उसकी बात कर रहे हैं, या फिर बताओगे आप किसके बारे में, ये बताओगे, इसके बारे में बताओगे, बस दैट्स इट। तो आप इतने सारे पॉइंट्स लिख के आओगे तो कहीं से आपका कोई आंसर क्या छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। तो ये देखा आपने, फिर से यहाँ पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया। और कोई क्वेश्चन आया है क्या, और भी देख लेते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं, और ये भी हटा दीजिए, ये भी यहाँ से इससे रिलेटेड तो है नहीं, ठीक है ना, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी हटा दिए, दोनों अल्टरनेट क्वेश्चन हो गए। मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, टू पार्टी सिस्टम, एकोमोडेशन ऑफ रीजनल कैंडिडेट्स, डिमांड्स की भी हटा दीजिए, आसियान और जापान। चलिए खत्म हो गया ये चैप्टर। मतलब आप दोनों के केसेस में अगर आप देखते हो, कंक्लूड करें अगर हम इस सेशन को, अगर हम कंक्लूड करें यहां पे, तो आपको क्या पता चलेगा भाई, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है यहां पे अगर आप देख रहे हो। कंक्लूजन आपने किया कैसे भाई, पीवाई क्यूज आपने देखा किसका भाई, 2024-25 का, और उसके साथ साथ आपने देखा यहां पे किसको, सैंपल पेपर को, आपने सैंपल पेपर को भी देखा है, पीवाई क्यूज देखा है, सैंपल पेपर आपने देखा। दोनों की अगर बात करते हो, सैंपल पेपर था आपका 2025-26 का, दोनों की बात करते हो तो दोनों में आप देखेंगे कि 4 मार्क्स के ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 मार्क्स के ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। और उस हिसाब से आप इसको मॉडरेट तरीके से इस चैप्टर को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ज्यादा इसके लिए स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत ही पढ़ के जाते हो तो आराम से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते हो, ठीक है ना। तो चैप्टर आसान है और काफी ज्यादा बिहेवियरल है, आराम से आप इसको अगर 1-2 बार देख लेते हो, पढ़ लेते हो, एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, तो आपके लिए बाकायदा ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान है, इंपॉर्टेंट नहीं आसान है। तो ये था आपका पूरा कंक्लूजन, चैप्टर का कंक्लूजन हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हम अपने अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे और वहां पे उसको फिर डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से उसे भी कंक्लूड करेंगे पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर के जरिए। आपने पीवाईक्यू देखा भाई, तो आपको क्लियरिटी लगे कि भाई कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चैप्टर आपके लिए।
सैंपल पेपर के भी क्वेश्चन आपने देख लिए, तो लेटेस्ट ट्रेंड भी आपको पता चल गया, फिर आपके पास वहां पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो दोनों चीजें आपने देख ली, तो आपको अब यहाँ पे आई होप कि क्लियर तरीके से ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि भाई इस चैप्टर के लिए आपको कितना एफर्ट देना, राइट। चलिए फिर वाइंड अप करते हैं अपने इस सेशन को, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। किन्हीं को कोई दिक्कत, डाउट, समस्या आती है तो बिल्कुल भेजिएगा, आप हमें बताइएगा। और देखा है अभी तक आपने कि जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंटेंट इसी तरीके से आपको लिखना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में आपके सामने सारे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और हमेशा जब भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो पॉइंट्स के फॉर्म में ही आप उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कभी भी उसको पैराग्राफ या फिर लाइक पेज भरने वाली जो होती है ना थॉट प्रोसेस, उसको नहीं फॉलो करना। हमेशा पॉइंट्स लिखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए, कीवर्ड्स का ख्याल रखिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट उसको थोड़ा सा दिखाइए कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर डायरेक्ट ही कॉपी जो करेक्टर रहेंगे उनका ध्यान जाना चाहिए, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना, उसको प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत, डाउट आती है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और सुझाव भी मोस्ट वेलकम्ड। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।